तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, पढ़ लिख रहे होगे और जिंदगी का आनंद ले रहे होगे। जैसा आप सभी को पता है कि टारगेट 95 चल रही है सीरीज, जिसमें फिजिक्स का पोर्शन मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक लेक्चर आपके सामने दिया हुआ है। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर नंबर 2 करेंगे कंप्लीट। हो सकता है जहां तक कंप्लीट हो जाएगा वहां तक आसानी से किया जाएगा, धीरे धीरे पढ़ा जाएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा बेटा। तो आप सभी होप सो उम्मीद कर रहे होंगे कि सर जल्दी से लेक्चर शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फटाक से आ जाइए बेटा फटाफट। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहां तक पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेटा क्या क्या पढ़ा था, है किसी को आइडिया? है किसी को आइडिया कि सर हम लोगों ने शायद चार्ज पढ़ा था क्या? सर चार्ज के बारे में पढ़ा था क्या? चार्ज कितने टाइप के पढ़े थे सर? सर 2 टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर हम लोगों ने मास पढ़ा था क्या? मास केवल और केवल सिंगल टाइप का होता है। मास केवल और केवल सिंगल टाइप का होता है। इन दोनों से बेटा 2 तरीके के फोर्स लग सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव, याद आ रहा है, एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। अरे बोलो, लगता है ना सर इसमें हमेशा आपने अट्रैक्टिव फोर्स ही देखा होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही देखा होगा। साथ में मैंने बताया था बेटा, शायद बता दिया था, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर बता दिया था कि नहीं? अच्छा, बताया था कि नहीं? जरा एक बार बताना, मैं देख लेता हूं बताया था कि नहीं। चार्ज मास यहां तक तो बता ही दिया था, शायद कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं बताया था। तो चलो वहीं से शुरू करते हैं बेटा। कंडक्टर और इंसुलेटर। अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलो थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख लेते हैं, फिर कंडक्टर इंसुलेटर पर चलते हैं बेटा। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख लेते हैं, फिर कंडक्टर और इंसुलेटर पर चलते हैं। क्या होगा बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की? पहला कह रहा है कि सर एडिटिविटी है। एडिटिविटी का मतलब बेटा ये सबसे पहली चीज स्केलर है। स्केलर होने के कारण सीधे आप चार्ज को ऐड कर सकते हो। क्यू नेट सीधे ऐड किया जा सकता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इनके सिंबल्स के साथ। सर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, इनको सीधे ऐसे ऐड किया जा सकता है। जैसे बेटा Q1 चार्ज की वैल्यू है 1 कूलाम, Q2 चार्ज की वैल्यू है सर 2 कूलाम और Q3 चार्ज की वैल्यू है बेटा -3 कूलाम। तो तुमसे Q नेट पूछा जाए तो बिना सोचे समझे तुमको क्या बोलना है? 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम -3 कूलाम। मतलब सर यहां से Q नेट क्या आएगा? बोलो फटाक से, क्या आएगा बेटा? 0। क्या आएगा सर? 0। ये एडिटिविटी है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि यहां पर Q नेट क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। बात समझ में आई? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होगा? कंजर्वेशन, बहुत तरीके के कंजर्वेशन तुम सुनते चले आ रहे हो बचपन से ही। कंजर्व रहेगा चार्ज कंजर्व रहेगा। अगर इसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, किसी मटेरियल का चार्ज मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है बेटा, मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है, इस पर चार्ज है 8 कूलाम। मान लिया कि इस पर चार्ज है 8 कूलाम। अगर इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं, कैसे कर दूं बेटा? एक पार्ट इसका ये कर दूं और दूसरा पार्ट इसका ये कर दूं, तो अभी भी इस पे दोनों पर मिलाकर चार्ज कितना रहने वाला है? 8 कूलाम। हो सकता है इस पर 3 कूलाम और इस पर 5 कूलाम चार्ज आ जाए। बोलो, इतनी बात समझ में आई? चार्ज हमेशा इसका कंजर्व रहेगा। थोड़ा तेज इसलिए चला जा रहा है क्योंकि बोर्ड ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा बेसिक आप सब पढ़ रखे हैं, हम लोग केवल और केवल रिवीजन मूड से यहां पे हैं। तो समझ में आया? ये कंजर्वेशन का फंडा है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। इतनी बात समझ में आई हीरो? पक्का बेटा? चलो, अगर ये समझ में आ गई तो अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन पे। क्वांटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्या तुम पेपर उठाओ पिछले 8-10 साल के, तो हर बार तुमको लगभग क्वांटाइजेशन देखने को मिल जाएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज होता है क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा होता है बेटा?
क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है सर? चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब है सर? चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब है? तुम सभी लोग अब तो पढ़े हो गए हो, पढ़ लिए होगे, एक फार्मूला पढ़े होगे, एक फार्मूला पढ़े होगे कि सर Q इक्वल टू एन इंटू ई। पढ़े हो कि नहीं? जरा बोलो सर। यहां n क्या है? n क्या है? बोलो जरा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो, क्या तुमने ये देखा था कि ये जो n होता है ये क्या होता है? एक इंटीजर। क्या होता है बेटा? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। ये सर जो E है ये क्या है? E क्या है बेटा? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। बोलो, यही है ना? ये क्या है सर? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। सर ये इंटीजर होता है। अगर इंटीजर होता है तो इसका मतलब सर ये -1 +1 0 -2 +2 एंड सो ऑन कुछ भी लाई कर सकता है। लेकिन क्या ये 1.5 या 3.2 या 4.8 या पाई ऐसी वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा क्या? एक बार बताना, क्या ये वैल्यू इसके लिए n के लिए सही है या ये वाली? बोलो बेटा, फटाक से बताओ कौन सी वैल्यू n के लिए सही है? जल्दी बोलो बेटा फटाक से कि कौन सी वैल्यू n के लिए सही है। सर मेरा दिमाग तो यही कह रहा है, जब आप क्वांटाइज्ड बोल रहे हो साथ में इंटीजर बोल रहे हो तो इसका मतलब उसके लिए ये वाली वैल्यू सही होगी। इसका मतलब उसके लिए ये वाली वैल्यू सही। क्या ये सही होगी? क्या ये सही होगी? नहीं सर। क्या ये सही होगी? नहीं सर। जरा यहां तक नोट करो बेटा फटाक से, जरा यहां तक नोट करो बेटा फटाक से, जरा नोट कर लो बेटा फटाक से कि हाँ सर ये हमको समझ में आ रहा है। ये बात समझ में आई? ये हमेशा हमारा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा बेटा? जो हमारा चार्ज Q आ रहा होगा वो क्या होगा बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से जनरेट हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से जनरेट हुआ होगा, 4 इलेक्ट्रॉन से जनरेट हुआ होगा। कोई तुमसे बोले, क्या तुमसे यहां पर थोड़ा इसी को और ध्यान से देखते हैं। अगर Q इक्वल टू बेटा मैं बोलूं 1.5 इंटू E ये लिखा हूं और Q इक्वल टू 1E लिखा हूं, तो कौन सी वैल्यू, चार्ज की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी कि इस हिसाब से अगर n इंटीजर होना चाहिए, अगर सर n इंटीजर होना चाहिए तो क्या ये वाला n इंटीजर है? क्या ये वाला n इंटीजर है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्या ये 1 इंटीजर है? हाँ सर ये 1 इंटीजर है। इसका मतलब ये चार्ज लाई कर सकता है, ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। चलो इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा। Q इक्वल टू दे रहा है बेटा 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। पूछ रहा है इज इट पॉसिबल? पूछ रहा है इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कह रहा है कि क्या यह संभव है? किसी पर चार्ज ये दे पाना क्या संभव है? सर ये संभव होगा, सर ये पॉसिबल होगा अगर n क्या हो? अगर n क्या हो बेटा? इंटीजर। निकालो जरा फटाक से n की वैल्यू, जरा n की वैल्यू निकालो। बताओ बेटा क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तो जरा n की वैल्यू बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो n की वैल्यू बताओ मुझे, फाइंड करके बताओ फटाक से बेटा। n की वैल्यू बताओ। सर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? Q इक्वल टू n इंटू ई। अभी आपने पढ़ाया तो Q की जगह हम क्या रख सकते हैं? 8 इंटू 10⁻⁻18। n हमको बताना है, E की वैल्यू शायद हम जानते हैं कितनी होती है। E की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी होती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जल्दी बोलो बेटा, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जल्दी बोलो। अरे भाई थोड़ा सा लिख भी दिया हूं यहां, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। अगर n सर यहां से इंटीजर आ जाए, इफ n इज इंटीजर देन दिस चार्ज इज पॉसिबल।
आओ जरा देखते हैं, n निकालने का प्रयास करते हैं। n इक्वल टू बेटा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर ये 16 बनाने के लिए क्या करना होगा? तुमको पता है कि इसके नीचे 1 और 0 मानते हैं, फिर ये ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू पावर माइनस 1 आएगा, 10 टू पावर माइनस 1 और माइनस 19 10 टू पावर माइनस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू पावर माइनस 20। जरा करो, करके बताओ, जरा करो बेटा। सर करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम अपॉन 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 कूलम। लिख सकते हैं क्या? बोलो। अब तो तुम सॉल्व कर सकते हो बेटा। 16 पंजे 80, तो n इक्वल टू आएगा बेटा 0.5 इंटू 10 टू पावर 20, ओ सॉरी 2 आ जाएगा। यहां माइनस 20 वहां माइनस 18। चलो मैं पूरा कर देता हूं इसे। ऊपर है माइनस 18 कूलम और प्लस का 20, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 50। n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 50। n कितना आ गया? 50। सर n 50 आया, क्या n इंटीजर है? क्या n इंटीजर है? हाँ सर ये n इंटीजर है। अगर ये n इंटीजर है बेटा तो ये चार्ज पॉसिबल है। हाँ यस, ये चार्ज पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि n हमारा इंटीजर आ गया। एक क्वेश्चन तुम करोगे, एक क्वेश्चन तुम करोगे, दे दूं? बोलो बेटा, दे दूं? चलो एक क्वेश्चन तुम करोगे। चलो अभी लिख दूंगा उस क्वेश्चन को। केवल ये वैल्यू मैं ऐसा सेट करूंगा जिससे ये क्या हो जाए, जिससे ये क्या हो जाए बेटा? n की वैल्यू इंटीजर न दे। बात समझ में आया? तुम खुद ही ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कई बार पूछा गया है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा कि हम इसको कर पाए। ये क्वेश्चन आप कर पाए, बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। मुझे लगता है बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम लोगों ने एडिटिविटी समझ लिया, कंजर्वेशन समझ लिया और क्वांटाइजेशन समझ लिया। ये क्वांटाइजेशन का ही एग्जाम्पल है कि सर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो नंबर के फॉर्म में, प्रॉपर इंटीजर्स के फॉर्म में फ्लो कर रहे हैं। तो ये क्वांटाइज्ड हैं, पैकेट्स के फॉर्म में 1 2 4 6 8 10 ऐसे फ्लो कर रहे हैं। 1.2 1.4 9.3 7.4 पाई ऐसे नहीं, डिस्क्रीट नंबर के फॉर्म में, एकदम प्रॉपर इंटीजर्स के फॉर्म में। ये माइनस में भी आ सकता है तो भी आंसर सही रहेगा पक्का। क्या ये 0 आएगा तो भी सही रहेगा सर? क्या n की वैल्यू सर नेगेटिव पॉसिबल है? क्या सर n की वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल है? क्या सर n की वैल्यू 0 पॉसिबल है? सर ये तीनों पॉसिबल है बेटा, ये तीनों पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये कैसे करना है। हो गया है? नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एडिटिविटी की वही सिंपल सी प्रॉपर्टी जो मैंने डिफिनीशन बताई थी, एडिटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मींस दैट द टोटल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वन लाइनर डिफिनीशन है, कॉपी में नोट कर सकते हो। दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द algebraic sum ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम। कह रहा है, फिर से एक बार समझा देता हूं जब चर्चा आई गई है बेटा। ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, यहां पर -3 कूलम चार्ज है, यहां पर बेटा 2 कूलम चार्ज है, यहां पर 4 कूलम चार्ज है, यहां पर -6 कूलम चार्ज है। तो कह रहा है ये एक सिस्टम है। ये क्या है बेटा? एक सिस्टम। समझ रहे हैं ना? अलग अलग जगह पर चार्ज लाई कर रहा है, तो ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के चार्ज का हम कैसा सम करते हैं बेटा? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम हम कब करते हैं सर? एल्जेब्रिक सम हम कब करते हैं बेटा? जब क्या होता है? स्केलर। क्या होती है? स्केलर चीजें। चलो आओ फटाक से एल्जेब्रिक सम करो बेटा। तो ये हो जाएगा -3 + 2 + 4 -6। सम करोगे तो कितना हो जाएगा? +6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 कूलम चार्ज इस सिस्टम पर। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज 3 कूलम। बात समझ में आया बेटा? टोटल चार्ज निकालोगे तो वो क्या है? -3 कूलम। मेरी बात समझ में आई बच्चा? पक्का समझ में आई? बोलो समझ में आई कि कैसे करना है? ये है
प्रॉपर्टी हमारी एडिटिविटी, ये है प्रॉपर्टी हमारी एडिटिविटी। मान लो 1 नंबर 2 नंबर में तुझसे पूछा जा सकता है तो केवल ये डिफिनीशन लिखो, इस टाइप की एक छोटी सी फोटो बनाओ, याद करो, समझो, और सबसे बड़ी चीज कॉपी में लिखते समय बेटा ये जरूर प्रयास करना कि अगर डायग्रामेटिकली किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाओ तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। थ्योरी लिख रहे हैं आप, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अगर उसमें तुमको लगता है कि मैं डायग्राम से और अच्छा इसको समझा पाता हूं तो समझाना जरूर, डायग्रामेटिकली जरूर, प्रयास जरूर करना बेटा। चलो यहां पर आओ बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट्स, क्या बात कहता है ये कंजर्वेशन, क्या कहता है बेटा, बताओगे जरा मुझे, बताओगे बेटा? पढ़ो जरा एक बार क्या लिखा है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सर हमारे सिस्टम का चार्ज कैसा रहेगा? कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का। द आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कोई मुझे बताएगा क्या? मैं इसको पास कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कोई मुझे बताएगा, बताएगा क्या बेटा? कि अगर वो सिस्टम किसमें हो सर? इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अरे बेटा अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन मेथड से चार्ज जनरेट करना, ट्रांसफर करना सीखा था। सर किसी एक बॉडी में चार्ज जनरेट कर रहे थे, दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं से चार्ज हम लॉस कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं। जनरेट करने का यह मतलब नहीं होता फैक्ट्री सेटअप किए हैं चार्ज बनाने की, नहीं नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है जिससे चार्ज बनाया जा सके। चार्ज जितना भी है इस हमारे यूनिवर्स में वो पूरा कैसा है? कंजर्व है। कैसा है बेटा? कंजर्व है। तो ना तो उसको हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पक्का? इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। क्वांटाइजेशन, जो मैंने पूरी बात तुमको समझाई है वो पूरा यहां लिखा हुआ है, सारी चीजें सेम लिखी हुई हैं, देख लेना कि द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज क्यू ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल। इतनी बात समझ में आई? हमेशा ये बात अगर तुमसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पूछा जाए तो ये जरूर तुम लिखना बेटा कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये क्या होता है बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल। डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्क्रीट का मतलब पता है किसी को? डिस्क्रीट मैं इसके पहले भी 1-2 बार बोला और यहां पर भी लिखा हुआ है। डिस्क्रीट का मतलब, डिस्क्रीट का मतलब कुछ कैसा होता है सर, थोड़ा समझाएंगे क्या? आओ तुमको समझाता हूं बेटा, थोड़ा डिस्क्रीट समझा देता हूं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? जैसे 2 तरीके का मैं तुमको फ्लो दिखाऊंगा। एक फ्लो ये है, एक फ्लो ये है, ठीक, ध्यान देना। और दूसरा फ्लो बेटा ये है, ये फिर रुका, ये फिर रुका, ये और फिर रुका, ये। तुमको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? कि सर ये कंटिन्यूअस है। ये कैसा है सर? कंटिन्यूअस। और ये ब्रेक है। कैसा है बेटा? ब्रेक है। यहां से ये ब्रेक है। ये ब्रेक होना ये बताता है कि ये एक पैकेट है। क्या है बेटा? पैकेट। ये अगला पैकेट है और ये अगला पैकेट है। तो जो हमारे चार्ज होते हैं वो फोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? क्वांटाइज्ड होते हैं। तो हमारा चार्ज कुछ ऐसे चलता है और ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये है n इंटू ई। इस चार्ज की वैल्यू कितना है बेटा? n इंटू ई। और फिर से वही बात कि n यहां पर क्या होगा बेटा? प्लस माइनस इंटीजर्स। क्या होंगे बेटा? ये प्लस माइनस इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आई? बोलो प्यारे, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलो समझ में आई तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बेटा तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वांटाइजेशन। ये देखो क्वांटाइजेशन के लिए फिर से वही Q इक्वल टू NE 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। क्या 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम का चार्ज पॉसिबल है?
बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सर यहां n इक्वल टू क्या है 2। क्या n इक्वल टू 3.2 पॉसिबल है? क्या इसकी जगह अगर n लिखा होता, ये n की वैल्यू होती, तो क्या ये पॉसिबल होता? क्या ये पॉसिबल होता बेटा? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप गला फाड़ फाड़ के बार बार चिल्ला रहे हो कि n क्या होना चाहिए? इंटीजर। n क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर। जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया वो यहां पर है, क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर भी सकते हो। चलो, कंडक्टर और इंसुलेटर आ गया। कंडक्टर और इंसुलेटर आ गया। क्या है कंडक्टर और क्या है इंसुलेटर? बताओगे बेटा जरा, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क है? मुझे बताओगे जरा कि कंडक्टर और इंसुलेटर किसे बोलते हैं? बोलो बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर किसे बोलते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर किसे बोलते हैं? चलो बताओ जरा। सर कंडक्टर किसे बोलते हैं? चला गया पीछे वो, ये देखो, कंडक्टर किसे बोलते हैं सर? बताओ बेटा। सर कंडक्टर उन्हें बोलते हैं जिनके पास क्या अवेलेबल हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या अवेलेबल हो बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में करते क्या रहते हैं? जिगजैग मोशन। कैसे मोशन करते रहते हैं बेटा? जिगजैग। इसी मोशन को कहीं तुमने नाम सुना होगा, ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। तो ये जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। यही जिगजैग मोशन जब इनका कैसा हो जाता है? यूनी डायरेक्शनल। कैसा हो जाता है? बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहा हूं, यूनी डायरेक्शनल। अगर इनका मोशन कैसा हो जाए बेटा? यूनी डायरेक्शनल। अगर इनका मोशन हो जाए यूनी डायरेक्शनल, तो ये क्या अलाउ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या तो करंट, जिसे आप बोलते हो। चलो करंट लिख देता हूं। क्या अलाउ करता है बेटा? तब ये करंट अलाउ करता है। करंट इससे फ्लो होने लगता है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी या करंट, जिसे आप आई से डिनोट करते हो, वो फ्लो होता है। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या केवल करंट अलाउ करता है? नहीं सर, ये हीट भी अलाउ करता है, और भी बहुत सी चीजें। जिस चीज की तलाश कर रहे हैं आप, हो सकता है आप हीट के कंडक्टर की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात कर रहे हो, या फिर जैसे भी कंडक्टर की आप तलाश कर रहे होंगे, वो उस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहली चीज, ट्रांसफर कौन करता है? चाहे चार्ज का ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, वो करता कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। और जो इंसुलेटर होते हैं बेटा, उनके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या सर? सर नहीं होते, या कहीं तुमको बोलेंगे होते भी हैं तो बहुत कम। इतने कम होते हैं कि वो किसी काम के नहीं होते। वो किसी काम के नहीं होते बेटा। आ जाइए देखते हैं डिफिनीशन। मटेरियल दैट अलाउ टू फ्री ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो अलाउ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर। और मटेरियल दैट रजिस्ट, जो उनके फ्लो को रोकता है कि नहीं भाई, आपको हम करंट फ्लो नहीं करने देंगे, उसे हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। सर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट नन होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और कंडक्टिविटी किसके कारण बहुत ज्यादा होती है? और इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी किसके कारण ज्यादा होती है सर? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? फ्री है, इस कारण है। इसमें बहुत लो होती है, रेजिस्टेंस इसका बहुत लो। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, फ्लो को रोकना, करंट के फ्लो को रोकना। ये बहुत कम ऐसा करता है, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और आयरन इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबर और ग्लास है। इतनी बात समझ में आई? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड मटेरियल, इनसाइड कंडक्टर, जब तुमको अभी आगे पढ़ाऊंगा दूसरे तीसरे चैप्टर में, तो वहां मैं बता रहा हूंगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों जीरो होती है बताऊंगा सारी बात। अभी तुमको याद करना है कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और नॉट नेसेसरली जीरो। उसके अंदर जीरो होती है कि नहीं होती नहीं बता सकते। और यूज कहां कहां करते हैं बेटा, वो सारी डेटा यहां पर लिखा हुआ है। जल्दी नोट डाउन कर लो फटाक से। फटाक से नोट डाउन कर लो बेटा। हो गया? नोट डाउन हो गया? चलो, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं बेटा कूलॉम्स लॉ पे। किस पर आ जाते हैं? अपने पुराने बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन लॉ पर, जिसे हम बोलेंगे कूलॉम्स लॉ। जिसे क्या बोलेंगे बेटा? कूलॉम्स लॉ। क्या था कूलॉम्स लॉ? कुछ याद है? कूलॉम्स लॉ क्या था बेटा? बता दो जरा मुझे, कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ क्या कह रहा था? सॉरी, थोड़ा गले में खराश है। कूलॉम्स लॉ क्या कह रहा था कि सर ये दो चार्ज हैं, मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव का क्यू है और ये भी पॉजिटिव का क्यू है। सर ये दोनों चार्ज सेपरेटेड हैं आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे बेटा? आर डिस्टेंस पे। ये दोनों चार्ज सेपरेटेड हैं कितने डिस्टेंस पे? चार्ज आर डिस्टेंस पे। ये जो चार्ज है बेटा ये है Q1, ये चार्ज है जो Q2। सर अगर हम देखें फोर्स ऑन Q1, अच्छा दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं बेटा, दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स होगा रिपल्सिव। दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे, दूर भेजना चाह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सर पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं। तो इस कारण इस वाले पर Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख सकता हूं क्या? बोलो। इस पर चार्ज किसके कारण? इसके कारण। तो ये लिखा जा सकता है? हां सर। क्या ये लिखा जा सकता है सर? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। सर ये जो फोर्स होता है ना, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल अमाउंट का अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। बात समझ में आई? इक्वल अमाउंट का अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो क्या सर इसको मैं F12 इक्वल टू F21 लिख सकता हूं? हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये लिखा जा सकता है? हां सर ये लिखा जा सकता है। कहां से लिख सकते हैं? कहां से लिख सकते हैं बेटा? बोलो फटाक से, कहां से लिखा जा सकता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो बेटा ये कूलॉम्स लॉ जो था ना, ये जो कूलॉम्स लॉ था, ये प्रॉपरली, ये जो कूलॉम्स लॉ था ना, ये प्रॉपरली कैसा था बेटा? एक्सपेरिमेंटल। 100% ये कैसा था? एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंट से बताया गया एक लॉ था, एक्सपेरिमेंटल लॉ था। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि सर ये जो फोर्स लगता है ना, फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर? चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत इजी है कूलॉम्स लॉ, बहुत ज्यादा इजी है। कूलॉम साहब ने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ऐसा हो गया, ऐसा लिखा जा सकता है। आप सभी जानते हो कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, ये लिखने में कोई आपत्ति किसी को नहीं। तुम सब जानते हो कि सर यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगी है। तुम सब जानते हो कि सर यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगी है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा सकते हैं? हां सर हटा सकते हैं। हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां क्या होगा बेटा? के। क्या होगा? के। तो क्या इसको मैं एक्सटेंड करके कुछ ऐसा लिख सकता हूं? कैसा सर? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चे, क्या ये लिखा जा सकता है? क्या ये लिखा जा सकता है कि नहीं? बोलो। बोलोगे हां सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, बोलोगे यस सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सर, हम इसको जानते हैं कि ये इसका चार्ज है, इसको जानते हैं इसका चार्ज है, सर इसको जानते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये तीसरा इंसान आप के कहां से लाके रख दिए? ये के कहां से लाके रख दिए? जरा के की वैल्यू बताओगे? जरा के की वैल्यू बताओगे मुझे? बोलो बेटा, के की वैल्यू बताओगे? के की वैल्यू क्या होती है? बोलो बेटा, के की वैल्यू?
के की वैल्यू बताओ बेटा, के की वैल्यू बताओ, के के बारे में और भी कुछ थोड़ा बहुत बताओ, कुछ भी बताओ आप के बारे में, मैं तो बताऊंगा ही। सर जो के की वैल्यू होती है ना सर, के की वैल्यू वो होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। यूनिट बताओ बेटा, फटाक से यूनिट कमेंट करो, फटाक से यूनिट कमेंट करो बेटा। 9 इंटू 10 टू पावर 9, यूनिट कमेंट करो। 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, पर कूलाम स्क्वायर। जरा ध्यान रखना, इसी के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये एप्सिलॉन नॉट अब क्या हो गया सर, ये हम जानते हैं, ये जानते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, कोई मुझे बताएगा? सर ये होती है परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है बेटा? वैक्यूम, या इसी को हम लोग लिखते हैं एयर, वैक्यूम या फिर एयर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? सर अगर एयर की बात करें तो 8.85, 8.85 10 टू पावर कितना होता है? 12। जल्दी बोलो, 8.85 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12। सर यूनिट जस्ट इसकी पलट जाएगी, क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा बेटा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? सर ये किसकी यूनिट है? ये क्या है? परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी सर? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम या एयर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखना जरा ध्यान से। कहना ये चाह रहा है कि सर अगर एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, मान लेते हैं कि इस पर सर जो चार्ज है वो है Q1 और इस पर जो चार्ज है बेटा वो है Q2। सर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होगा F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब हम K की वैल्यू सीधे रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने ये कह दिया है कि ये जो पूरा सिस्टम है बेटा, ये जो पूरा सिस्टम है ये किसमें है? एयर में। किसमें है बेटा? एयर में। या तो मैं ये बोलूंगा या ये बोलूंगा कि ये पूरा सिस्टम किसमें है? वैक्यूम में। किसमें है बेटा? वैक्यूम में। ये पूरा सिस्टम या तो सर एयर में होगा या फिर वैक्यूम में होगा। तो मैंने बोल दिया, लेट कर लिया कि सर ये पूरा सिस्टम किसमें रखा है? एयर में या तो वैक्यूम में। बोलो, तो सर अगर एयर या वैक्यूम में रखा है तो इसका फोर्स मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू बेटा के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? पक्का समझ में आ गई कि सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। हमको याद यहां से क्या क्या करना है सर? याद ये वाली वैल्यू करना है सर, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, और के की वैल्यू याद करनी है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एक यूनिट याद रखना के की, दूसरी वाली पलट के निकाल लेते हैं। के की यूनिट निकालने को तुमसे बोलता है, यूनिट डायमेंशन में भी पढ़ाया गया है और यहां भी पढ़ाया गया। अगर के की यूनिट फाइंड करने को बोल दे, अगर के की यूनिट फाइंड करने को बोल दे तो कैसे फाइंड करोगे जरा देख लेना। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के बताना है तो के इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 लिखोगे बेटा। F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस, तो उसका स्क्वायर। चार्ज कूलाम 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 स्क्वायर। देखो यही लिखा है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि तुम ये भी समझ गए होगे और यहीं से डायमेंशनल फार्मूला भी बना पाओगे, यहीं से डायमेंशनल फार्मूला भी बना पाओगे। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें बाकी है, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं बेटा। रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या होता है जरा बताना? रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या चीज है सर? सर इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको सर ER से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? ER। अच्छा बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था,
वो भी रिलेटिव निकाल रहे थे। किसके रेस्पेक्ट में निकालते थे सर? एयर के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके रिलेटिव हम निकालेंगे किसी मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में सर? एयर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो क्या यहां परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू ई आर ई नॉट नहीं लिखा जा सकता? अरे बोलो भैया, अरे बोलो, ये लिखा जा सकता है? बोलो, ये लिखा जा सकता है? हां सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलो आओ, अगर ये लिखा जा सकता है, अगर ये लिखा जा सकता है बेटा, ध्यान देना, अगर ये लिखा जा सकता है तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करना है किसमें बेटा? किसी मीडियम में। जरा ध्यान देना, किसी मीडियम में फोर्स बताना है। कहां बताना है? मीडियम में। कैसे बताएंगे? मीडियम में फोर्स बताना है तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। अब तो वैक्यूम नहीं है ना, तो हम एप्सिलॉन ऑफ मीडियम लिखेंगे। इनटू क्या लिखेंगे बेटा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान देना जरा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम की जगह हम क्या रख सकते हैं सर? ई आर ई नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एफ एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ई आर को बाहर लिख लूंगा, एक Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन आर। ऐसा लिख सकता हूं ना? बोले बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अरे सर, ये तो बहुत सही समझ में आया। ये क्या है? क्या ये कहीं F है? क्या ये कहीं ये वाला F है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या ये यही है? क्या ये यही है? हां सर, ये यही है। तो एफ एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ इन वैक्यूम या एयर अपॉन ई आर लिख सकते हो बेटा। इतनी बात समझ में आई? जरा बोलो फटाक से कि हां सर, इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई हीरो? बोलो बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई कि हां सर, इतनी बात हम समझ गए बहुत आराम से। अगर तुम समझ गए हो बेटा, अगर समझ गए हो, अगर समझ गए हो, सेबस्टियन क्या हाल है बेटा? चलो, अगर समझ गए हो, अगर समझ गए हो इसको, आप ये समझ गए तो अब मुझे ये बताना, अगर समझ गए तो ये बताओ कि ये बताना क्या चाह रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि किसी मीडियम का फोर्स, किसी मीडियम का फोर्स सर वैक्यूम के फोर्स का रिलेटिव या रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम्स होगा। जैसे अभी मैं तुमको एक चीज और यहीं पर बता दूं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है बेटा? ये वाटर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? वाटर की। वो कितना होता है? 81। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं कि सर मान लेता हूं ये मीडियम हमारा वाटर है, तो यहां जो एफ एम आएगा वो क्या आएगा? एफ नॉट अपॉन 81। बोलो, इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सर जब वही दो चार्ज आप वैक्यूम में रखे होगे और वही दो चार्ज उठा के जब आप वाटर में रख दोगे तो उन दोनों के फोर्स का डिफरेंस 81 टाइम कम हो जाएगा। 81 टाइम्स कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलो नोट डाउन करो बेटा, यहां तक अगर समझ में आ गया तो। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो नोट डाउन करो। फटाक से नोट डाउन करो बेटा। चलो, नोट डाउन कर लिए होगे, उम्मीद करता हूं ये सारा बात नोट डाउन हो गया होगा। अब हम आते हैं कूलाम्स लॉ। जब हमने देखा, देखो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। ये एक ग्राफ बना हुआ है आपके पास। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है? F और R के बीच में। सर F और R के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट। F R स्क्वायर का ग्राफ है ये, याद रखेंगे पक्का। यहां तक की बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया सब?
यहां तक की बात। अब आगे आप पढ़ोगे ना वेक्टर का कूलाम्स, मतलब कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तो ये हम एक स्केलर फॉर्म का फार्मूला पढ़ लिए हैं। फार्मूला आ गया आपका F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसको हम K से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? K से। या इसी को हम लिखते हैं ER, ये भी लिखते हैं। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आओ ये भी लगे हाथ खत्म कर दें। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर कल से नए टॉपिक को पढ़ेंगे। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आओ, क्या था कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बेटा? कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आओ देखते हैं जरा। अगर वेक्टर है, अगर बेटा वेक्टर है तो उसका पोजीशन हो रहा होगा, कोई पोजीशन होगी, वो पोजीशन हम बनाएंगे सबसे पहले। सर मान लेते हैं एक चार्ज यहां रखा है Q1 और एक चार्ज बेटा यहां कहीं रखा है Q2। मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये R1 वेक्टर है, और सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये R2 वेक्टर है। सर इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो ये होगा सर। सर ये डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? R2 माइनस R1, यही होगा। या इसको हम लिख लेंगे R21 लिख लेंगे। बोलो यही लिख लेंगे सर? हाँ सर ये लिख सकते हैं। ठीक, अब बताओ, अगर ये लिखा जा सकता है, अगर ये लिखा जा सकता है तो फिर ये कैसे कंटिन्यू करेंगे? बोलो बेटा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे इसे कैसे करेंगे? इसको एक बार मैं लिख लेता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट है कहां से? Q1 से Q2। कहां से है बेटा? Q1 से Q2। आओ जरा फोर्स लिखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है सर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? R12 का स्क्वायर, यही लिखेंगे। इनके दोनों के बीच की दूरी ये है। सर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं? वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन बताने के लिए क्या लिखते हैं बेटा? बोलो फटाक से। एक कैप लगाते हैं, यूनिट बताते हैं। यूनिट वेक्टर पढ़ा है? यूनिट वेक्टर बताएंगे किस डायरेक्शन का सर? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है। क्या देखा? R12 का कैप। सर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे। ये क्या फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑन टू। देखो ये फोर्स किस पर देख रहे हैं? दूसरे पर। किसके कारण? पहले के कारण। तो इसको ऐसा भी लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। चलो एक चीज और बता देता हूं यही, अगर इसका हम यूनिट वेक्टर देख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं? R12 का वेक्टर अपॉन R12 इन मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यही तो होता है फार्मूला। बोलो यही फार्मूला हम लोग यूज करते चले आए हैं जन्मों जन्मांतर से कैप के लिए। सर अगर कहीं कैप आ जाएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। चलो अगर इस फार्मूले को उठा के अब मैं यहां पुट करूंगा तो इसको मैं एक बार और यहीं से इरेज करके इसका मामला सेट कर लेता हूं। इसको 3 कर लूंगा। अब ये क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं? बोलो बेटा ये क्यूब में आ जाएगा कि नहीं? क्यों? R12 यहां भी है, यहां भी आएगा तो ये क्यूब हो जाएगा। इसकी जगह रख रहा हूं और यहां क्या आएगा बेटा? R12 इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा F21 K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 का होल क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। ये क्या हो गया सर? ये क्या आ गया सर? ये आ गया बेटा कूलॉम्स लॉ। क्या आ गया? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा। जब कह दिया इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां तक की बातें समझ में आ गई। चलो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं बेटा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी, आपको मजा आया होगा, समझने में आनंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।